दोस्तों मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। इस पूरी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की ही देखने के लिए मिलेगी, वही जो एक्चुअली आप चाहते थे। और एक खबर जो है वो ऐसी है जो कि चाइना के लिए चिंता का विषय है, तो वो भी अल्टीमेटली भारत के लिए एक सकारात्मक खबर है। बस यार इसके बदले केवल यही चाहूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पहली खबर क्या है। आप सभी को याद होगा कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन ये किया था कि कतर जो कि भारत की राइवल कंट्री बन चुका था, उसके और भारत के बीच में अब यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लागू कर दिया गया है और भारत का यूपीआई अब कतर में शुरू हो जाएगा और ये एक माध्यम बनेगा भारत के रुपये को वहां पर ट्रेडेबल बनाने के लिए। कुछ लोगों को थोड़ा सा संशय था कि शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, या अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन देखिए 24 घंटे भी नहीं हुए पूरे और ये खबर निकल कर आ गई है कि भारत और कतर के बीच में अब स्थानीय मुद्राओं को लेकर भी ट्रेड को लेकर बातचीत शुरू कर दी गई है। यानी एक्चुअली भारत का रुपया अब कतर में चलना शुरू हो जाएगा इन फ्यूचर बहुत ही जल्द। बताया ये जा रहा है कि भारत कतर के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ये हम जानते भी हैं। भारत से बहुत सारी चीजें कतर को एक्सपोर्ट की जाती है। अब इन्हीं सबको लेकर भारत और कतर के बीच में बातचीत हुई है, कुछ राउंड की बातचीत और होनी है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्थानीय करेंसी से आपसी ट्रेड को सेटल किया जाएगा। इसके अलावा जो सीमा शुल्क लगता है उसमें भी एक दूसरे को छूट दी जाएगी। और इन्हीं सब चीजों को लेकर इसी सप्ताह दोहा में एक बायलैटरल मीटिंग भी कंडक्ट की गई, जिसमें इन सारी चीजों को लेकर चर्चाएं की गई है। इसमें कुछ स्पेशल सामग्रियों को शामिल भी किया गया है, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह हो गए, इसके अतिरिक्त हीरे वगैरह हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गए, खाद्यान्न से संबंधित चीजें हो गई, डिफेंस हो गया और भी अन्य कई सारी एमएसएमई संस्थाएं इस इनिशिएटिव का फायदा ले पाएगी। मैं आपको बता दूं कि भारत कतर के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत और कतर के बीच में बायलैटरल ट्रेड जो था वो $14.08 बिलियन तक पहुंच गया था। इसी को टारगेट करते हुए और आगे बढ़ाने की बातचीत चल रही है, जहां पर यूपीआई पेमेंट सिस्टम और लोकल करेंसीज की मदद ली जाएगी। अब अगली खबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब इसी रफ्तार से अगर आगे लगातार बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये 1 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को टच कर देगा। जी हाँ, देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि 28 जून को ही भारत के जो सरकारी बॉन्ड्स हैं वो जेपी मॉर्गन के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल कर लिए गए हैं, जिसके बाद भारत के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत ही ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब इसके ऊपर एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो चुका है और इसके फायदे भी देखने के लिए मिल रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो $5.158 बिलियन बढ़ा है और इसकी वजह से अब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार आज तक के सर्वोत्तम स्तर तक पहुंच चुका है। यानी आज की तारीख में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $657.155 बिलियन तक पहुंच चुका है और पास्ट में ये कभी इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा। हालांकि जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में हमारे बॉन्ड शामिल होने से पहले भी ये काफी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन बीच में कुछ डाउनफॉल्स जरूर देखने के लिए मिले, लेकिन अब बॉन्ड्स की वजह से इसकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा तेजी से होगी। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि फॉरेन करेंसी एसेट्स भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके अनुसार 5 जुलाई को जो सप्ताह समाप्त हुआ, इस समय तक जो भारत का फॉरेन करेंसी एसेट्स थे उसमें $4.228 बिलियन की बढ़ोतरी हुई और अब जो हमारा फॉरेन करेंसी एसेट्स है वो $577.110 बिलियन तक पहुंच चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है, या जिससे शॉर्ट फॉर्म में FCA भी कहा जाता है, इसमें दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की करेंसीज को शामिल किया जाता है, जैसे यूरोज है, पाउंड है, जापानीज येन है, जो भी गैर अमेरिकन मुद्राएं हैं और जो ठीक ठाक वैल्यूएबल है, ट्रेडेबल है, उनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि भारत का गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा है और इसमें भी $9.04 बिलियन की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है और अब जो भारत का टोटल गोल्ड रिजर्व है उसकी टोटल वैल्यू $57.432 बिलियन तक पहुंच गई है। तो आप खुद ही अनुमान लगाइए कि इसी रफ्तार से ये लगातार बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग $1 ट्रिलियन के मार्क को छू लेंगे। इसके बाद खबर निकल कर आ रही है भारत की जीडीपी को लेकर और यहाँ पर सारे अनुमान फेल बताते हुए बताया ये जा रहा है कि भारत वर्ष 2031 तक, यानी बड़ी मुश्किल से 6 सालों का समय और बाकी है, जब भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी ऑफिशियली बन सकता है। जी हाँ, दरअसल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, जिनका नाम माइकल देवव्रत पात्रा है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो कि इस समय 7, 7.5 या 8% की ग्रोथ रेट हासिल कर रही है, अगर ये 9.6% की ग्रोथ रेट हासिल कर लेती है और लगातार इसी दर से आगे बढ़ती है तो भारत में इतना बड़ा बूम आ सकता है कि भारत की जीडीपी वर्ष 2031 तक
ऑफिशियली दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगी दुनिया के। और जो सबसे बड़ा फायदा इसमें देखने के लिए मिलेगा वो ये होगा कि लोअर मिडिल क्लास इनकम की जो ट्रैप में भारत फंसा हुआ है उसे हमेशा के लिए तोड़कर वो बाहर निकल जाएगा और उसके बाद वर्ष 2060 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। अब बड़ी बात यही सोचने वाली रह जाती है कि क्या वाकई में अगले 10 सालों तक हम लोग 9.6% की ग्रोथ रेट हासिल कर सकते हैं, या ऑलमोस्ट इसे डबल डिजिट ही मान लीजिए कि क्या 10% की ग्रोथ रेट हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये आर्टिकल पढ़कर देख लीजिए। यहाँ पर अमेरिका भौचक्का रह गया जब उसे चाइना के औद्योगिक निर्माण के बारे में पता चला। यानी इतना क्षमतावान है इस समय चाइना कि दुनिया भर के बाजारों में असंतुलन ला दिया है। दुनिया भर के देशों में हर व्यक्ति को जरूरत की जो भी चीज चाहिए होती है वो चाइना इस समय मैन्युफैक्चर करने में सक्षम है। अब चाइना के समकक्ष भारत को भी आप खड़ा करके देख सकते हैं। भारत के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग की जो रेट है वो दुनिया भर में सबसे सस्ती है। वो सारे रिसोर्सेज भारत के पास हैं जो कि चाइना के पास हैं। सस्ती लेबर से लेकर बाकी के सारे रॉ मटेरियल्स भारत के पास मौजूद हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग को इस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आज भारत की जीडीपी में लगभग 3.5% का योगदान दे रही है, अगर ये थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं रह जाएगी कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10% के आंकड़े को छू ले। और उसके बाद वो करिश्मा हो सकता है जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं भी होता, हम लोग इतनी ग्रोथ रेट हासिल नहीं भी कर पाते, तब भी भारत 2030 तक हर हाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लगभग $10 ट्रिलियन तक हमारी जीडीपी पहुंच जाएगी और वर्ष 2060 तक हम लोग दूसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे चाइना के बाद। अब आज की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर और वो निकल कर आ रही है चाइना की तरफ से। देखिए, रिसेंटली नेटो का समिट होता है अमेरिका के अंदर, जहां पर ये लोग रशिया को किस तरह से हराएं इसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। इस दौरान सबसे बड़ी बात जो देखने के लिए मिली वो ये थी कि अब ये लोग उन देशों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रशिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं या युद्ध के दौरान रशिया को मदद पहुंचा रहे हैं। संभवतः कहीं ना कहीं इसमें भारत का नाम भी आ सकता है, लेकिन चाइना का नाम तो स्पेशली यहाँ पर लिया ही जा रहा है। और इसी वजह से अब चाइना के ऊपर प्रतिबंधों की बारी आ जाती है। बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर बहुत ही जल्द चाइना के ऊपर और भी ज्यादा हेवी सैंक्शंस लग सकते हैं। लेकिन इस समय पश्चिमी गैंग द्वारा चाइना की जो 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी वगैरह है इनको लेकर लपेटे में इसे ले लिया गया है। देखिए, अमेरिका के साथ साथ यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी चाइना की 5G सेवाओं से अपने आप को दूर कर चुका है और इसमें श्रेय जाता है डेफिनेटली अमेरिका को। अमेरिका ने शुरुआत की थी और चाइना की हुआवे हो या फिर ZTE हो, इन दोनों ही कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। कई सारे कारण लगा दिए गए पीछे कि भैया हमारी सिक्योरिटी इससे ताक पर लगती है, जासूसी की जा सकती है और हमारे देश की संप्रभुता के लिए ये सही नहीं है। यूरोपियन देशों ने भी अमेरिका को फॉलो किया, लेकिन समस्या आ रही थी जर्मनी को लेकर। जर्मनी के संबंध काफी घनिष्ठ हैं चाइना से काफी लंबे समय से, हम सभी जानते हैं। तो जर्मनी की कई सारी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा चाइना की हुआवे हो या फिर ZTE हो, इन दोनों ही कंपनियों के साथ काफी लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिए 5G नेटवर्क को लेकर। और जर्मनी के ऊपर पश्चिमी गैंग काफी लंबे समय से दबाव भी बना रहा था कि देखिए आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन जर्मनी सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जर्मनी ने बात मान ली है। जी हाँ, जर्मनी की तरफ से अब ये क्लियर कर दिया गया है कि किसी एक सप्लायर के ऊपर अब जर्मनी निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि इससे साइबर खतरे बढ़ते हैं, हमारी सिक्योरिटी ताक पर लगती है, लोगों की जो निजी जानकारियां हैं वो भी ताक पर लगती है। और अब ये काफी जल्द चाइना की हुआवे हो या फिर ZTE हो, इन दोनों ही कंपनियों से किनारा कर लेंगे। इसके अलावा रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि जर्मनी द्वारा एक गैस टर्बाइन एक्सपोर्ट की जा रही थी चाइना को, जिसका कि चाइना डुअल पर्पस यूज कर सकता था। वो अपने वॉरशिप वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करने जा रहा था, वो भी पश्चिमी देशों के दबाव की वजह से उसने कैंसिल किया। और अब चाइना की 5G कंपनियों को प्रतिबंधित भी कर दिया गया है जर्मनी की तरफ से। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा यूरोपियन गैंग जिनको लीड अमेरिका करता है, ये पूरी तरह से अब चाइना से कटना शुरू हो चुके हैं। इस बीच मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की अब वापसी हो जाती है तो वो दिन दूर नहीं जब चाइना सड़कों पर आ जाएगा। और ये खबर भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है।